नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम उस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसके लिए हमारे बहुत सारे मित्रों ने कमेंट्स के द्वारा बहुत दिनों से हमसे आग्रह किया हुआ है। दोस्तों, थोड़ा वक्त जरूर लग गया क्योंकि इसमें काफी रिसर्च हमको करनी पड़ गई, परंतु हमें खुशी है कि हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ सके और जब आपको हम देने वाले हैं जिससे हम सभी को दोस्तों बहुत सारे ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों में हम 4 टुकड़ों में ये श्रृंखला निकालने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे व्यू रचनाओं के बारे में जो महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल की गई। बहुत डिटेल में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग व्यू रचनाओं के बारे में बताएंगे, उनकी शक्तियों के बारे में बताएंगे, उनको कैसे रचा जाता था उस बारे में बताएंगे, क्यों रचा जाता था वो बताएंगे, और महाभारत युद्ध में कौन से दिन पर कौन सी संरचनाएं इस्तेमाल की गई थी, और इन सारी ही डिटेल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंततः दोस्तों, चौथे दिन में जो इस माला की चौथी श्रृंखला होगी दोस्तों, उस दिन हम बताएंगे चक्रव्यूह के बारे में। चक्रव्यूह बहुत ही अद्भुत व्यू था दोस्तों, और उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हमने करी है और हम आपको सच्चा ज्ञान बताएंगे कि चक्रव्यूह क्या था, कैसे बनाया जाता था, और हम आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि चक्रव्यूह भेदने का तरीका क्या था। और दोस्तों, आने वाले कुछ दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस नॉलेज से आपको फायदा पहुंचे। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये बताएं कि कौन सा व्यू क्या है, कैसे काम करता है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि व्यू होता क्या है और व्यू की आवश्यकता ही क्यों है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, व्यू बेसिकली अपनी आर्मी को अरेंज करने का एक तरीका कि जब लड़ाई होगी तो रणभूमि में सेनाएं किस प्रकार एकत्रित की जाएंगी, किस प्रकार अरेंज की जाएंगी और वे किस प्रकार हमला करेंगे। सुनने में दोस्तों ये बहुत ही सिंपल लगता है, पर मेरा यकीन मानिए, महाभारत काल में भी कुछ ही लोग ऐसे थे जो इन संरचनाओं को भली भांति समझते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। दोस्तों, करीब करीब 1 महीने से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और आप यकीन जाने दोस्तों, जितना ज्यादा हम खुद पढ़ते थे उतना हम खुद ही विस्मय में डूब जाते थे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। बड़ी मुश्किलों से बहुत सारी किताबों को ढूंढने के बाद, कई सारी संस्कृत में लिखी हुई किताबों को अनुवादित करने के बाद हमें बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल पाई है। और दोस्तों, वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी, वो थोड़ी सी जानकारी भी मतलब बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों, आइए व्यू का मतलब समझते हैं। बात दरअसल ये दोस्तों, जब एक लड़ाई होती है तो आप समझे बहुत ज्यादा क्योस होता है, भगदड़ मच रही होती है, अफरा तफरी होती है। उस अफरा तफरी में कोई भी कहीं से भी हमला कर रहा होता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करें कि हजारों लाखों सेनानी योद्धा है और आपस में लड़ रहे हैं, हर तरफ से आप पे प्रहार हो रहा है, हर तरफ से आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत थका देने वाली एक्टिविटी है, क्योंकि लगातार लड़ाई हो रही है, लगातार हाथ पैर चल रहे हैं, लगातार लोगों के प्रहार रोकने और आपने उन पर प्रतिहार करना है। तो ये एक बहुत ही अस्त व्यस्त कर देने वाली कंडीशन थी, बहुत क्योटिक कंडीशन थी। तो इस पूरी कंडीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए व्यू रचनाओं का निर्माण किया जाता था। दोस्तों, व्यू रचनाओं की बात यह थी कि व्यू रचनाएं कोई एक स्टैंडर्ड खड़ी हुई शेप नहीं होती थी कि जी फर्ज करें कि चंद्राकार या माला व्यू की रचना है तो सैनिकों को बता दिया कि ऐसे ऐसे आपने खड़े होना है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। व्यू समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से कभी भी बनाया जा सकता था, और व्यू कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं है कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बोल दिया कि आपने यहाँ खड़े होना है, आपने यहाँ से खड़े होना है। ऐसा नहीं था दोस्तों, ये एक डायनामिक था, प्रोसेस था। व्यू के अंदर मूवमेंट्स होती रहती थी। व्यू के अंदर व्यू की संरचना बनाए रखने के लिए सैनिक एक दूसरे की जगह ले लिया करते थे। सैनिकों के किसी के सैनिक के मर जाने पर दूसरा सैनिक आ जाया करता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा देर तक उस संरचना को कायम रखा जा सके, और समय आने पर, जरूरत पड़ने पर उस संरचना का जो फायदा है वो उस टीम को, यानी उस पक्ष को मिल सके। दोस्तों, व्यू भी 2 तरह के होते थे, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि उनके 2 मोटे मोटे यूजेस होते थे। दोस्तों, एक तो डिफेंसिव होते थे ये व्यू, उसमें दुश्मन सामने से आक्रमण करता था और आपको अपना डैमेज कंट्रोल करना पड़ता था, जिससे कि उनका वो अग्रेसिव आक्रमण विफल हो जाए और वे इस कोशिश में अपने कई सारे महारथी गवा बैठे। और दूसरा दोस्तों ऑफेंसिव व्यू होते थे, जिसको कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयार किया जाता था कि सपोज किसी राजा को बंदी बनाना है तो कोई सूची व्यू इस्तेमाल कर लिया कि बिल्कुल दुश्मन को भेदते चले गए बिल्कुल बारीक तरीके से, और सीधा राजे के बीच में आकर जाकर उसको घेर लिया और बंदी बना लिया। और दोस्तों, कुछ तो बहुत ही विशेष व्यू होते थे जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही बन सकते थे जरूरत आने पर। आइए दोस्तों, हम एक और आपको बहुत ही रोचक बात बताते हैं। ये जो व्यू रचनाएं होती थी, ये कैसे बदलेंगी, इनको कैसे काम करना है, ये कौन कब किसकी जगह कैसे लेगा,
और ये मूवमेंट कैसे होगी दोस्तों, ये बताना बहुत कठिन होता है एक युद्ध, चलते हुए युद्ध के दौरान। और एक बात बताऊं दोस्तों, आपको समझने की बात ये है कि ये सारी सेनाएं एक साथ कभी प्रैक्टिस नहीं करी हुई, अलग अलग सेनाएं अलग अलग राज्यों से सम्मिलित हुई हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने पहले साथ में ऑपरेशंस करे हुए हैं और इनको आपस में बहुत बढ़िया इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं, बट कुछ मूल सिद्धांत होते थे जिनके हिसाब से चलना होता था सैनिकों। और ये सिद्धांत, ये जो मूवमेंट का तरीका था दोस्तों, ये चिल्ला चिल्ला कर कोई बता नहीं सकता था। इसीलिए एक श्रृंखला होती थी नगाड़ों की। जी हाँ दोस्तों, नगाड़ों की। उस समय युद्ध में लगातार नगाड़े बजाए जाते थे, बिगुल बजाए जाते थे, और उसकी पैटर्न पे, उसकी रिदम पे, उसकी ताल पर ये सब मूवमेंट किया करते। तो वो जो नगाड़े और रिदम जो होती थी वो ज्यादातर एक तरह का एक टाइमर होता था जिस ताल पर ये लोग चलते थे। दोस्तों कई जगह पर यह भी कहा गया है कि अगर आपको किसी भी तरह के व्यू को खराब करना है या तोड़ना है तो आप इन सब लोगों को मार दो जो लोग नगाड़े बजा रहे हैं, जिससे कि ताल से ताल मिल नहीं पाएगी और व्यू अपनी रचना कर नहीं सकेगा, वो अपने ऊपर ही टूट कर गिर जाएगा। परंतु दोस्तों ये युद्ध के नियमों के खिलाफ, निहत्थे पर हमला नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार जो नगाड़े बजा रहे होते थे उन पर भी हमला करना वर्जित। दोस्तों कई तरह के व्यू थे और हम इन सभी व्यू की डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में। मैं आपको बस नाम के लिए बता दूं कि किस किस तरह के व्यू रचनाएं महाभारत में यू करी गई थी और हम उनमें कुछ टच करेंगे। सभी को बता पाना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, वरना ये सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी। अगर जरूरत पड़ी और आपको यदि लगा कि आपको जानना है तो हम अलग अलग वीडियोस इन सब व्यू पर भी बना देंगे। पर मोटे मोटे दोस्तों जो व्यू रचनाएं हैं, जो काम की है, जो समझने वाली है, वो है दोस्तों चक्र व्यू, चक्र शकट व्यू, मंडल व्यू, वज्र व्यू, गरुड़ व्यू, क्रॉन्च व्यू, अर्धचंद्राकार व्यू, पद्म व्यू जो कि चक्र व्यू का एक और फॉर्म है, मकर व्यू, उर्मी व्यू, सर्वोत्तभद्र व्यू, सूचीमुखा व्यू और इसके बाद देव और असुर व्यू। इन सारे व्यू का जो डिस्क्रिप्शन है वो महाभारत में मिलता है। कुछ बहुत ही कुख्यात है जैसे कि चक्र व्यू, और कुछ कुख्यात नहीं है जैसे कि सूचीमुखा व्यू या सर्वोत्तभद्र व्यू, परंतु ये सभी बहुत ही रोचक व्यू है दोस्तों। आज दोस्तों हम एक व्यू की बात करेंगे जिसका नाम है क्रॉन्च व्यू। क्रॉन्च दोस्तों एक तरह का पक्षी होता है, इंग्लिश में इसको हेरॉन बोलते हैं या फिर एक तरह का क्रेन भी आप बोल सकते हैं। तो यह होता है क्रॉन्च व्यू, एक पक्षी के आकार का, उड़ते हुए पक्षी के आकार का, जिसके दोनों भुजाएं और दोनों पर बिल्कुल समानांतर फैले हुए होते हैं और चोंच लंबी सी होती है। दोस्तों क्रॉन्च व्यू की रचना जनरली गरुड़ व्यू के संरचना को तोड़ने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए करी जाती थी। दोस्तों ये बड़ा ही विचित्र था। इसमें एक क्रेन जैसी उड़ती हुई आकृति होती थी पक्षी की, और इसी पक्षी की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर स्ट्रेटेजिक महारथी, अतिरथी, अर्धरथी बैठा करते थे और वे उस पूरे संरचना की, उस व्यू की अलग अलग हिस्सों की सुरक्षा किया करते थे। दोस्तों समझने की बात है कि ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होता था और कोई बहुत ही विद्वान गुणी पुरुष ही इस प्रकार की रचना को कर सकता था। यह रचना बनाना इतना कठिन नहीं था जितना कठिन था इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग वीरों को, महारथियों को प्रतिष्ठित करना, क्योंकि ये सब कुछ सामने वाले जो शत्रु होते थे उसके बेसिस पर यह बनाया जाता था। और कहीं भी कोई स्ट्रेटेजिक जगह पर अगर आघात शत्रु ने ज्यादा जोर से कर दिया और वहां पर वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो दोस्तों पूरे के पूरे व्यू के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाया करती। इसलिए इसमें हर क्षत्रिय की, हर रथी की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको रखा जाता था, बैकअप्स बनाए जाते थे और प्लान ए प्लान बी करके फॉल सेफ, मतलब कहीं कोई गुजर गया, कोई किसी को वीर गति को प्राप्त हो गया, कोई हिस्सा अगर टूट गया तो उसके बदले वो व्यू को आखिरी मोमेंट तक जिंदा रखने की सारी प्लानिंग हुआ करती थी। दोस्तों महाभारत के दूसरे दिन में पांडवों ने कौरवों पर क्रॉन्च व्यू की रचना करके हमला किया था और इस पर कौरवों ने गरुड़ व्यू की रचना करी। और छठे दिन पर भी दोस्तों 2 बार महाभारत युद्ध में क्रॉन्च व्यू इस्तेमाल हुआ। छठे दिन पर दोस्तों कौरवों ने भी पांडवों पर हमला करने के लिए क्रॉन्च व्यू का प्रयोग। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने ओरिजिनली इस फॉर्मेशन को इन्वेंट किया। ओरिजिनली सबसे पहले कहा जाता है कि बृहस्पति महाराज ने इस व्यू की रचना करी और सबसे पहली बार इस व्यू का प्रयोग देवताओं ने असुरों के खिलाफ युद्ध में किया। जबरदस्त है दोस्तों। इस क्रॉन्च व्यू की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और यही मतलब कुछ व्यूज में से ऐसा व्यू है जो कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव एक साथ हो सकते हैं। मतलब एक व्यू बनाया और दूसरे व्यू पे जाने के बजाय इसी व्यू में थोड़ी सी फेरबदल करके ये क्रॉन्च व्यू डिफेंसिव हो जाया करता था, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव यानी कि अग्रेसिव हमला करने वाला ये व्यू होता था। सबसे आगे दोस्तों इसकी संरचना समझें अगर हम, तो एक लंबी सी
चोंच होती थी उड़ती हुई, उस चोंच के आगे सबसे बड़ा कमांडर यानी कि मुख्य सेनापति, प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ करते थे। कौरवों में स्वयं पितामह भीष्म इस चोंच की अग्रसरता करते थे। उसके बाद दो बड़े सेनानी महारथी दोनों ही परों को संभाला करते थे। दोनों जो विंग्स थे, दोनों पर एक एक महारथी विराजमान होते थे और वे उन परों की रक्षा किया करते थे, क्योंकि यही उस सेना का फैलाव दिखाता है। एक एरोप्लेन जैसा व्यू है दोस्तों। अगर आप थोड़ा इमेजिन करें कि सामने से एक लंबी नुकीली चोंच है जिसके आगे एक बहुत ही अति घातक महारथी प्रवेश होता है, वो सामने वाले दुश्मनों की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। सामने से देखने पर दिखता है कि एक बड़ी विशाल समुद्र की तरह एक सेना आ रही है, जो कि उसके परों की फैलाव की वजह से दिखता था, परंतु उसके पीछे वे सारी सेना नहीं होती थी। पीछे सेना मध्य में ही होती थी, और जब परों पे कोई इम्पैक्ट होता था, कुछ लोग आहत हो जाते थे, तो पीछे बॉडी के जो पार्ट है उससे जाकर के वहां पर वो भरपाई करी जाती थी। इससे मानो लगता था कि पूरी की पूरी सेना ही इतनी बड़ी विशाल है, जबकि वो इतनी बड़ी विशाल सेना के लिए उतने लोग होते नहीं थे उसमें। परंतु सामने से देखने पर मालूम लगता था कि ये कितनी विशाल सेना है, और परों को काटते रहो तो भी पीछे से लोग आके परों को भर दिया करते थे। तो लगता था मानो ये पूरी इतना फैलाव जो है ये पूरा का पूरा पीछे से इतना ही बड़ा है। तो ये दुश्मन को भ्रमित करने के लिए, भयभीत करने के लिए भी बहुत कारगर था। दोस्तों, जब इस व्यू पे आक्रमण सामने से बहुत ज्यादा जोर से हो जाता था, तब ये डिफेंसिव हो जाया करता था। वो डिफेंसिव कैसे हो जाते थे कि जो इसकी जो फैलाव थी दोस्तों, वो जो परों का फैलाव था, उनको परों को आपस में चिपका के बंद कर लिया था। उससे सेना सीमित हो जाती थी, संकुचित हो जाती थी, और एक जगह पर सेंटर में बहुत सारी पावर आ जाती थी। तो सामने से जो दुश्मन की सेना होती थी वो फिर एक कम एरिया में कंडेंस्ड ज्यादा सेना को भेद नहीं पाती। इस क्रॉन्च व्यू की जो गर्दन होती थी दोस्तों, उसमें बहुत सारे रथ हुआ करते थे और रथी चला रहे होते थे। पंखों पर हाथी और घोड़े हुआ करते थे और पैदल सैनिक भी हुआ करते थे। दोस्तों, क्रॉन्च व्यू बहुत जबरदस्त व्यू था। जब पांडवों ने एक क्रॉन्च व्यू की रचना करी थी दूसरे दिन, तब दोस्तों अर्जुन ने उसके चोंच को संभाला था और युधिष्ठिर उसके बीच में थे, और कौरवों के वक्त पे भीष्म उसकी चोंच पर थे, और कृपाचार्य और अश्वत्थामा इस व्यू की आंख बने। दोस्तों, गरुड़ व्यू पे ये काफी असरदार ये व्यू था, और इसने कौरवों की और पांडवों की दोनों की सेना में काफी आघात किया था जब भी दूसरे और छठे दिन इन व्यू की रचना करी गई। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसमें बहुत सारी और डिटेल्स है, यदि आप चाहें तो हम उन डिटेल्स के बारे में भी बता सकते हैं, और मतलब आप चाहें तो हम इन वीडियोस को और भी डिटेल्ड कर सकते हैं, या फिर यदि आपको लगता है कि ज्यादा डिटेल ऑलरेडी हो गई है तो हम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त भाषा में भी बताने का प्रयत्न कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में और ज्यादा व्यू के बारे में बताया जाएगा, तो आप देखना ना भूलें दोस्तों, और हमारे संग जुड़े रहें। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों यही मौका है, आपको सब्सक्राइब करना है। एक नया सा चैनल है दोस्तों, और मैं सच बताऊं आपको तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस तरह से आसानी से उपलब्ध नहीं है। शुरू में जो इन्फॉर्मेशन हमें पता थी वो हमने बता दी, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा मेहनत लग रही है और गहराई तक उतरना पड़ रहा है इन सब इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, बताने के लिए। तो इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब उन वीडियोस को अच्छे से रैंक करता है और ज्यादा लोगों तक वो वीडियोस पहुंचती है। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों में और आपके जानकारों में इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की ये ज्ञान की वैल्यू होगी, तो फिर दोस्तों हो सके तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये ज्ञान जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपने दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सच में ज्ञान की खोज कर रहे हैं, और जब तक दोस्तों आप इस खोज का हिस्सा बने हुए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक जितना हो सके उतनी नॉलेज पहुंचाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमसे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।